हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जूम क्लास। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जनरल साइंस जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सीएपीएफ के लिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। टू बिगिन, आई विल रिक्वेस्ट all the viewers and the CAPF aspirant to please subscribe to our YouTube channel Zoom class and share this video to the maximum CAPF aspirant so we can get more feedback. तो देखते हैं 2017, 2018 और 2019 में सीएपीएफ में जनरल साइंस में पूछे गए क्वेश्चन की क्या अहमियत थी और उसका ट्रेंड के बारे में। तो 2017 में 14 क्वेश्चंस, 2018 में 21 क्वेश्चंस और 2019 में 29 क्वेश्चन। तो इससे पता चलता है कि इसका जो ट्रेंड है वो दिन ही दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमें जनरल साइंस को इग्नोर नहीं करना है, उसको ध्यान, इसका ट्रेंड को और इसकी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप जनरल साइंस पे मोर फोकस रहिए सो दैट यू कैन स्कोर मोर देन एटलीस्ट 130 मार्क्स। तो आज हम 2018 के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल फिनोमिनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज। इसके ऑप्शन है इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो भी हम केबल्स यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो उसमें जो ऑप्टिकल फिनोमिनन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें जब इंसिडेंस एंगल जो होता है वो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर जाए तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो ये फिनोमिना, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। मैं इसमें एक दो तीन चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी अगले एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, तो वो आपको इंटरफेरेंस के ऊपर इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, वो स्कैटरिंग का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं, और एक इसका फिनोमिना ये पूछ सकते हैं, और रिफ्रैक्शन के बारे में या रिफ्लेक्शन के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्कैटरिंग का एग्जाम्पल आप देखें तो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फिल्म ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, ये इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। तो स्कैटरिंग का एग्जाम्पल देखें तो ब्लूज कलर ऑफ द स्काई। रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल आपको मालूम है कि हम कॉइन और एक आधी लकड़ी पानी में डाल देते हैं तो उसके बाद वो कॉइन हमें थोड़ा ऊपर दिखता है। ये ऐसे डेली यूज लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह और शाम को जब सन आता है तो उसका कलर रेड होता है, उसका रीज़न क्या है। तो ये ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल जिससे हम डेली लाइफ में गुजरते हैं, उसको आपको याद रखना है और उसका फिनोमिनन को याद रखना है। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज ऑब्लिक और करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप are convex lenses. The magnification of microscope increases with increase in focal length of objective. Third option है, the magnification of microscope depends upon the length of the microscope tube. और फोर्थ ऑप्शन है, the eyepiece of microscope is concave lens. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस क्वेश्चन के बारे में लूसेंट में पढ़ा है। तो लूसेंट में इसका डायरेक्ट जवाब है। तो यदि आपको इसका जवाब मालूम है, हमने 9th क्लास से माइक्रोस्कोप देखा है, 9th क्लास में माइक्रोस्कोप के बारे में इंसाइट में बताया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होती है। ये सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस के बारे में आप जब पढ़ेंगे फिजिक्स में तो उसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये एग्जाम्पल रहते हैं। तो माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होती है, इसलिए ऑप्शन 4 कट जाएगा। ऑप्शन 4 कट होने के बाद हम इलिमिनेटेड मेथड यूज़ करेंगे तो सी और डी ये दो ऑप्शन चले जाएंगे, तो बचते हैं ऑप्शन ए और बी। मैंने अभी बताया कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होती है माइक्रोस्कोप में, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। तो यहाँ का इस क्वेश्चन सेकंड का आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ए एंड 3। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन है, लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करने के बाद लिक्विड पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसका क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड।
ऑप्शन बी lowers the boiling point of the liquid, does not affect the boiling point of the liquid, increases the time required for it to boil। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यह कम होता जाता है, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता जाता है। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि माउंटेन्स पे मतलब एवरेस्ट होगा या किसी माउंटेन्स पे माउंटेनियर्स को कुकिंग के लिए बहुत कम हुआ होता है, तो मोस्टली वो अपना प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे उसी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, इट्स लोवेस्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यदि हम इसका एनालाइज करेंगे तो आने वाले समय में यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो प्रैक्टिकल हो, जिसमें कुछ जैसे कि लिफ्ट का क्वेश्चन है, जैसे आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं तो उसका वेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक स्लाइड है जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे हायर प्रेशर होता है तो लोअर प्रेशर होता है, आप देख लेना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ वेरी स्मॉल देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन है देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसके ऊपर डिपेंड्स होता है इसके बारे में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, depends on the acceleration due to gravity that is g, depends upon the mass of the bob of the pendulum that is m, and does not depend upon the amplitude of the pendulum। यदि आपने यहाँ पे फॉर्मूला देखा होगा तो ये फॉर्मूला है t इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे एल मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड 1 एंड 2 करेक्ट रहेंगे। अभी ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ बचा है। यहाँ पे कहाँ पे भी यम मतलब मास ऑफ द पेंडुलम के बारे में जिक्र नहीं किया इस फॉर्मूला में, तो ऑप्शन थर्ड इज अ रॉन्ग आंसर। एज अ ऑप्शन थर्ड कट जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन ए और थर्ड ऑप्शन चला जाएगा और बचे बी एंड डी। तो देखते हैं अभी लास्ट ऑप्शन पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम ए। अभी अब इस फॉर्मूला में आप देखें तो एम्पलीट्यूड के बारे में इसमें भी जिक्र नहीं किया है, मतलब ये टाइम पीरियड का और एम्पलीट्यूड का कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 भी सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन आई कैन से, दैट इज द टर्म ऑफ द लेजर स्टैंड फॉर, एंड ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो आपको ऐसे लेजर होगा, अगली बार रडार पूछ सकते हैं, जो भी जिसके भी फॉर्मूले है मतलब लॉन्ग फॉर्म है छोटे मोटे वो आपको बायट होना चाहिए। तो इसका लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर फॉर लेज़र। तो इसका एनालिसिस करें तो लेज़र के बारे में इस साल पूछा है, तो अगले साल रडार के बारे में पूछ सकते हैं अगले साल। ऐसे ही आपको एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो या कोई भी बुक हो, इट इज़ नॉट जनरली कि आप साइंस का ही बुक पढ़ रहे हैं। मैं आपको इस सेशन के एंड में आप आए हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कोई भी पेपर या कोई भी बुक पढ़ने के पहले आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन को पहले एनालाइज करिए और उसके बाद ही आपका स्टडी स्टार्ट करिए। इसके कारण आपको, अभी मैंने लेज़र के बारे में इस क्वेश्चन आया तो जब लेज़र के साथ साथ रडार भी आएगा तो उसका फुल फॉर्म होगा वो मैं बाय हार्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे आपको स्टडी करना है, ऐसे आपको एनालिस करना है। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।